नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। ऑडियो लेक्चर में आज बात करेंगे रूसो की। रूसो राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विचारक है। इसका विचार हॉब्स और लॉक के विचारों का मिश्रण है। कहा जाता है कि रूसो हॉब्स से भी अधिक निरंकुशवादी था और लॉक से भी अधिक लोकतंत्रवादी। रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। हालांकि रूसो ने अपना अधिकांश समय फ्रांस में व्यतीत किया। रूसो के विचारों पर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति रूसो की मृत्यु के 11 वर्षों बाद हुई थी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा क्रांति का मुख्य नारा था। दार्शनिक रूप में यह नारा रूसो के द्वारा तैयार किया गया था। राजनीति विज्ञान में रूसो के द्वारा पहली बार समानता की संकल्पना को स्थान दिया गया। सेबाइन के अनुसार रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित किया था। रूसो के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रवाद के संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा गया और रूसो के द्वारा नागरिक विचार या नागरिक धर्म का विचार दिया गया। रूसो के विचारों पर प्रभाव अमेरिका और भारत सहित संसार के अनेक देशों के संविधानों में उल्लिखित प्रस्तावना पर पड़ता है। रूसो अपने प्रारंभिक जीवन से ही दुष्ट और आवारा प्रकृति का था। 1750 ईस्वी में रूसो के जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ आ गया। फ्रांस में डिजान एकेडमी द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कि कला और विज्ञान ने मानव का पतन किया। रूसो को इस निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिसके चलते रूसो रातों रात राजनीति विज्ञान का मूर्धन्य विद्वान बन गया। रूसो के द्वारा अपने विचारों के प्रतिपादन में वैसे तो अनेक पुस्तकों का लेखन किया गया, लेकिन 1762 ईस्वी में प्रकाशित सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसके द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। द इमाइल इसकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है, परंतु यह पुस्तक शिक्षा पर लिखी गई थी, जिसमें रूसो के द्वारा धार्मिक शिक्षा का कड़ा विरोध किया गया। और अब आइए बात करते हैं कि रूसो के विचारों पर किन तत्वों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जिनेवा का वातावरण रूसो को प्रभावित किया। परिणामतः रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर हॉब्स और लॉक के विचारों का प्रभाव पड़ा था। जिन आदर्शवादी तत्वों को इसने अपने विचार दर्शन में महत्व दिया है, वे प्लेटो से प्रभावित हैं। फ्रांस की तात्कालिक परिस्थितियों ने भी रूसो को प्रभावित किया। राज्य को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे बाह्य परिस्थितियां, ऐतिहासिक परंपराओं इत्यादि पर भी मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। रूसो को जैकोबिनवाद और ब्लॉकीवाद का पिता कहा जाता है। फ्रांसीसी क्लब का नाम जैकोबिन था। इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और यह किसी भी साधन के द्वारा की जाएगी। लुइस ब्लॉकी के नाम पर ब्लॉकी शब्द का प्रयोग किया गया और ब्लॉकी ने फ्रांस में सशस्त्र और गुप्त क्रांति का समर्थन किया था। ब्लॉकी ने कहा था कि क्रांति छोटे और विशिष्ट वर्ग के द्वारा संचालित होगी। रूसो के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विचारों में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जिसका प्रारंभ रूसो के द्वारा मानव स्वभाव के चित्रण के साथ किया गया था। अब बात करते हैं कि रूसो ने मानव स्वभाव को किस प्रकार देखा। रूसो के अनुसार मनुष्य एक आदर्श बर्बर या भद्र बर्बर प्राणी है। भद्र का अर्थ अच्छा होता है, जबकि बर्बर का अर्थ वह व्यक्ति जो आधुनिक सभ्यता से दूर हो। रूसो ने आदर्श को लॉक से तथा बर्बर को हॉब्स से ग्रहण किया।
इसलिए रूसो का मानव स्वभाव संबंधी विचार हॉब्स और लॉक के विचारों का मिश्रण माना जाता है। रूसो के अनुसार एक चिंतनशील या विचारशील मनुष्य एक पतित प्राणी होता है। भद्र का अर्थ है कि वह व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है और दूसरों से सहानुभूति रखता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है, परंतु वह प्रत्येक जगह जंजीरों में जकड़ा है। मैक्सी ने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा था। रूसो ने कहा कि मानव के स्वभाव में दो मूल प्रवृत्तियां सदैव विद्यमान रहती हैं। इसमें एक स्वार्थ है जबकि दूसरा परमार्थ है। इन्हीं स्वार्थ और परमार्थ के टकराव से मनुष्य में एक चेतना का जन्म होता है और वह चेतना नैतिक नियमों और आदर्शों के द्वारा संचालित होती है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कुल 3 चरणों में किया है। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या की गई। प्राकृतिक अवस्था के पहले चरण को आदर्श अवस्था शांतिपूर्ण स्वर्णिम काल बताया गया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पाई जाती है। व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से अपनी जीविका चलाता है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए चरण में किसी भी प्रकार के संबंध का भी निर्माण नहीं हुआ था। प्राकृतिक अवस्था के विकास के दूसरे चरण में जनसंख्या की वृद्धि हुई। तब जीविका को चलाने के लिए प्रकृति प्रदत्त साधन अपर्याप्त हो गए। परिणामतः कृषि का प्रचलन हुआ। कृषि के लिए भूमि और पशुपालन का प्रारंभ हो जाता है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा चारों ओर से किसी भूमि को घेर लिया गया और कहा गया कि यह भूमि मेरी है, और अन्य लोगों के द्वारा उसकी इस बात पर विश्वास कर लिया गया। परिणामतः भूमि के रूप में संपत्ति का जन्म हुआ। तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हुई। रूसो के अनुसार संपत्ति रूपी सर्प ने समाज में स्थान बना लिया और समाज की शांति काफूर हो गई। प्राकृतिक अवस्था के विकास के दूसरे चरण में कला और विज्ञान के विकास के कारण यंत्रों का आविष्कार हुआ था, जिसके चलते ईर्ष्या और द्वेष की भावना फैली। यद्यपि रूसो ने कहा है कि मानव के भ्रष्ट होने में समाज और संस्थाएं जिम्मेदार हैं, न कि मानव स्वभाव। रूसो का मानना था कि तीसरे चरण में संपत्ति का जन्म भले ही हो गया था, परंतु समाज के ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। प्राकृतिक अवस्था के विकास के तीसरे चरण में संपत्ति का नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना समाप्त होने लगी। शक्तिशाली व्यक्ति के पास संपत्ति का केंद्रीयकरण हो गया और जो लोग कमजोर थे उनके पास कोई संपत्ति नहीं आई। जिसके पास संपत्ति थी उन्होंने धन की सुरक्षा के लिए, और जिनके पास धन नहीं था उन्होंने कुछ संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में मिलकर समझौता किया, और समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हो गई। अब बात करते हैं रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की। रूसो के सामाजिक समझौते की विधि हॉब्स के समान है, परंतु उसका मूल तत्व लॉक के समान है। हॉब्स के समान ही रूसो के द्वारा भी केवल एक पक्षीय समझौते की बात की गई। यह समझौता सभी व्यक्तियों के द्वारा आपस में मिलकर किया गया और व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। हॉब्स के द्वारा जहां पर शासन सत्ता का अधिकार एक व्यक्ति को सौंपा गया था, वहीं पर रूसो ने शासन सत्ता का अधिकार संपूर्ण समाज को दिया। रूसो के अनुसार समझौते के द्वारा सामान्य इच्छा का जन्म हुआ। हॉब्स ने व्यक्ति को अपवाद के रूप में बौद्धिक आत्मरक्षा के आधार पर व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार सौंपा था, परंतु रूसो के द्वारा व्यक्ति को किसी भी आधार पर राज्य के विरोध का अधिकार नहीं सौंपा, क्योंकि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के हित पर आधारित है। रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स के ही समान निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। रूसो के द्वारा किए गए सामाजिक समझौते के अंतर्गत लॉक के कुछ विचार दिखाई पड़ते हैं, जैसे व्यक्तियों के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप अपनी संपूर्ण शक्ति संपूर्ण समुदाय को दिया है।
रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा। लॉक के ही समान रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। रूसो के द्वारा राज्य और सरकार में अंतर स्थापित किया गया है। रूसो के अनुसार सरकार राज्य का एक जीवित औजार है। इस कथन के द्वारा स्पष्ट है कि रूसो ने राज्य की प्रकृति को आंगिक या ऑर्गेनिक माना है, जिस पर यूनानी विचारक प्लेटो का प्रभाव है। रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप संप्रभुता का जन्म होता है। रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा को संप्रभु बतलाया गया। रूसो के द्वारा लोक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के विचार का समर्थन किया गया, जिसका अर्थ है कि अंतिम शक्ति जनता में निहित है। हेनरी मैन के द्वारा भी रूसो के लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन करते हुए कहा गया कि जनता की आवाज ही ईश्वर की आवाज है। रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य और सर्वोच्च है। सामान्य इच्छा में निहित होने के कारण ही रूसो ने कहा है कि शक्ति का स्थानांतरण किया जा सकता है, परंतु इच्छा का नहीं। रूसो के द्वारा संप्रभुता के दार्शनिक विचार का प्रतिपादन किया गया है। रूसो के द्वारा अपने विचारों के प्रतिपादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार सामान्य इच्छा का दिया गया। रूसो के द्वारा कहा गया कि मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ और दूसरी वास्तविक। यथार्थ इच्छा यथार्थ पर आधारित है। यह यथार्थ पर आधारित समाज विरोधी इच्छा है। यह क्षणभंगुर होती है, जबकि वास्तविक इच्छा वो इच्छा है जिसमें संपूर्ण समाज का लाभ है, वह निस्वार्थी है। यह वास्तविक इच्छा ही आदर्श इच्छाओं का मिश्रण है, जिससे सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा का अभिप्राय संपूर्ण समाज की भलाई की इच्छा है। रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की एक सामान्य चेतना है। सामान्य इच्छा अल्पमत, बहुमत या सर्वसम्मति की इच्छा नहीं है, बल्कि यह इच्छा वो इच्छा है जिसमें संपूर्ण समाज का हित होगा। कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा सभी की इच्छा नहीं है, परंतु सभी के कल्याण की इच्छा जरूर है। सामान्य इच्छा एक आदर्शवादी संकल्पना है। इसका स्वरूप गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर बनाए रखती है। रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का विचार भले ही लोकप्रिय संप्रभुता और आदर्श समाज के निर्माण पर आधारित है, परंतु अनेक टिप्पणीकारों और राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा रूसो के सामान्य इच्छा की आलोचना की गई। जैसे रूसो की सामान्य इच्छा अस्पष्ट, जटिल और निरंकुश है, क्योंकि यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा का निर्धारण करना एक कठिन काम होता है। इसका निर्धारण कौन करेगा कि यह अधिकार रूसो ने सामान्य इच्छा को प्रदान किया है, यह भी तर्कसंगत नहीं है। रूसो की सामान्य इच्छा में अंतर्द्वंद विद्यमान है, क्योंकि एक तरफ रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के भलाई की इच्छा है और इसका निवास जनता में है, और जनता को सामान्य इच्छा के विरोध का कोई भी अधिकार नहीं है। रूसो की सामान्य इच्छा नितांत काल्पनिक है। हाबहाउस के द्वारा कहा गया कि रूसो की सामान्य इच्छा जब तक सामान्य है वह इच्छा नहीं होगी, और जब तक इच्छा होगी तब वह सामान्य नहीं होगी। वाहन के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स के लेवियाथन का कटा हुआ सिर है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी रूसो के सामान्य इच्छा का महत्व ये है कि इसके द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्ता के मध्य समन्वय की स्थापना की गई। इसके अलावा सामान्य इच्छा का महत्व ये भी है कि यह लोकतंत्र का पोषक है, नैतिकता और सामान्य भलाई को महत्व देता है। जनता का कल्याण ही उसका मूल उद्देश्य है। फिलहाल आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।